Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 6 February 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे it is with regard to sacred groves and the Supreme Court का judgment with regard to this. But before understanding this article हम कुछ basic समझते हैं जैसे कि what do you mean by sacred groves? Sacred groves क्या होते हैं? तो sacred groves की अगर हम बात करें, this is basically a patch of land, okay, एक जमीन होती है which is considered by the local communities having some religious or cultural significance. तो एक piece of land, right, which is considered by the local, उस जगह के जो local communities है यहाँ पे उसको होली मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं और वो कंजर्व करते हैं इस रीजन को बिकॉज उसमें कुछ कल्चरल उनका सिग्निफिकेंस होता है या वो उस कम्युनिटी को कुछ आइडेंटिटी देती है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज सेक्रेड ग्रोव्स एंड इंडिया में ऐसे 1 लाख से ज्यादा 1,50,000 इतने सारे सेक्रेड ग्रोव्स हैं एंड इट इज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. तो यू कैन सी दी सेक्रेड ग्रोव्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अभी सेक्रेड ग्रोव्स के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो एक बार वो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेक्रेड ग्रोव्स. तो यहाँ पे यू कैन सी द लिस्ट. जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इसको देवबन कहते हैं. We have कर्नाटका में देवराकड़ू. We have in Kerala it is called as कवू. मध्य प्रदेश में इसको सरना कहते हैं, राजस्थान में ओरान, महाराष्ट्र में देवराय, मणिपुर में उमंगलाय, ओके, मेघालय में लॉकिंगटैंग, उत्तराखंड में देवान या देवभूमि, वेस्ट बंगाल में ग्रामतन एंड आंध्र प्रदेश में पवित्र रावना. ठीक है, ये बस नाम आपको जानना है कि कैसे कैसे अलग अलग नाम. सो यू विल सी कि देव बिकॉज इट इज मेनली talking about deity, about religious significance that it has for the communities. इसीलिए ऐसे नाम यहाँ पे दिए गए हैं. Now coming back to this article, पहले समझते हैं सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है विच वाज फर्स्टली एनेक्टेड इन द ईयर 1972. तो 1972 में इसको एनेक्ट किया गया था. इसका अमेंडमेंट काफी बार हो चुका है और यहाँ पे 2002 में इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, यहाँ पे इन्होंने सिग्निफाई किया था समथिंग नोन एज कम्युनिटी रिजर्व्स. What did it signify? Community reserve. Now, what do you mean by this term as community reserves? Community reserves वो होते हैं, it is a category of protected forest. जैसे कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वैसे ही एक कैटेगरी होगा ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉल्ड एज कम्युनिटी रिजर्व, जिसमें जो we'll have the local communities, जो लोकल कम्युनिटीज होंगे उनका टास्क होगा टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर रीजन. ये वॉलंटियर करेंगे इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए. सो द ड्यूटी या द टास्क विल लाई टुवर्ड्स द लोकल कम्युनिटीज. तो इस कम्युनिटी रिजर्व्स में वी हैव sacred groves which will be a part of it. Community reserves में sacred groves इसका पार्ट होता है. So इसके अलावा दूसरे भी एक्ट्स हुआ करते थे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. 1988 का ये फॉरेस्ट पॉलिसी है एज वेल एज इट इज बैक्ड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गोदावर्मन. ओके, गोदावर्मन, ये 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गोदावर्मन केस. तो यहां पे भी हमको दिख रहा है दैट ये जो पॉलिसी है, ये जो केस है, ये बताता है दैट जो लोकल कम्युनिटीज है यहाँ पे इनको एनकरेज किया जाता है कि आप कंजर्व करो ऐसे कम्युनिटी रिजर्व्स को, ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स को. ठीक है, ताकि ये जो सेक्रेड ग्रोव्स
क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज दे आर नॉट ओनली कंजर्व्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इन इंश्योरिंग कि कोई एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है इसका प्रेजर्वेशन हो सकता है, राइट, इसका कंजर्वेशन हो सकता है. सो अलॉन्ग विद कल्चरल सिग्निफिकेंस दिस ऑल्सो हैज बेनिफिट्स विद रिगार्ड टू प्रोटेक्टिंग आवर बायोडाइवर्सिटी, इंश्योरिंग कि कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं होंगे, ऐसे कोई इसको मिसयूज नहीं करेगा, यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है इसको कोई अटैक नहीं करेगा. सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सेक्रेड ग्रोव्स, व्हिच द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक गोदावर्मन केस टॉक अबाउट. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया था? 2006 में. तो 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये कहता है कि जो ग्राम सभा है, जो विलेज काउंसिल्स है, इनके पास ऐसी ड्यूटी होगी टू इंश्योर विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ दीज community reserves. So यहाँ पे who has the power with regard to this? We'll have the Gram Sabha who will have the control over the forest reserves and the community reserves, जिसके कारण ग्राम सभा कहेंगे कौन से एक्टिविटीज अलाउड है. अगर कोई एक्टिविटीज दिख रहा है which is illegal, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है that is creating harm to the environment, तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं किसको? The village, the local community. So ग्राम सभा plays a very important role. जो लोकल कम्युनिटीज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये हमको लॉज और एक्ट से पता चल रहा है. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. अभी ये आर्टिकल ये कहता है कि रिसेंटली इन 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था और इस डायरेक्शन में राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे पावर दिया गया था टू क्लासिफाई और टू मैप मेनली द फॉरेस्ट रीजन्स with regard to even the sacred groves. Okay, तो community reserve का जो मैपिंग है ये किसको अथॉरिटी दिया गया था? It is the forest department, the forest department of Rajasthan. तो what are the sacred groves called in राजस्थान? हमने देखा था ओरांस. तो ओरांस को जो मैपिंग और सब है ये कौन देखेगा? डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे जो एससी या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, डायरेक्टिव है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द लॉज दैट वी हैव, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, राइट, ये पावर किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट्स को. लेकिन हमारे जो लॉज हैं यार, हमारे जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, ये किसको पावर देता है? ये लोकल कम्युनिटीज को पावर देता है. दैट मीन्स ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. एक जगह आप कह रहे हो कि कम्युनिटीज को पावर दो और दूसरी जगह आपने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया है कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे पावर दिया है टू मैप दीज कम्युनिटी reserves. So that is the whole article talking about कि ये directive क्या है. and हमने पिछले articles based on this देखे हैं कि यहाँ पे जो control है shift किया जा रहा है from communities to the forest department. So this is a conflict of interest that we are seeing, a conflict that we are seeing. So the shift in control of the protection of these forest to these forest department ये undermine कर सकता है ट्रेडिशनल गवर्नेंस. यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज के पास जो पावर है, जो एक एक फीलिंग है विद रिगार्ड टू दीज फॉरेस्ट रीजन्स, विद रिगार्ड टू दीज सेक्रेड ग्रोव्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इसको आप अफेक्ट कर रहे हो. जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं इसको अफेक्ट कर रहे हो. तो ये नहीं होना चाहिए, इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग. तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा है विद रिगार्ड टू व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स, व्हाट आर द डिफरेंट एक्ट्स विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी रिजर्व्स. तो आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू अ न्यू नेम. ओके, एक नया नाम दिया जा रहा है एक फोर्ट को. एक ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक फोर्ट हुआ करता था विच इज कॉल्ड एज फोर्ट विलियम. तो ये जो फोर्ट विलियम है इसका नाम अभी चेंज किया जा रहा है टू विजय दुर्ग. Now the question lies, why are we changing the names? The name change is happening क्योंकि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ऐसे कॉलोनियल लेगेसीज. ब्रिटिशर्स का जो लेगेसी है इसको खत्म करके टॉकिंग अबाउट इंडिजीनियस हिस्ट्री. सो वी टॉक अबाउट हमारे इंडिजीनियस हिस्ट्री के बारे में. व्हाट सिग्निफिकेंस डज विजय दुर्ग हैव? विजय दुर्ग की अगर हम बात करें, दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड और द फोर्ट दैट वाज अलोंगसाइड द सिंधुदुर्ग कोस्ट.
जो महाराष्ट्र में है. It is a major base. It served as a major base for the महाराष्ट्र, जो मराठास थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके लिए ये जो विजय दुर्ग है was one of the major strongholds. Right, so this was before the Britishers also that we have how in the Maratha region, okay, in Maharashtra region, where this plays a very significant role in the history. So इसीलिए नेम चेंज किया जा रहा है. Where is this Fort William? The Fort William is located in Kolkata. Okay, और यहाँ पे एक स्टोरी भी है कि बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक राजा हुआ करते थे यहाँ पे इन कोलकाता, इन कैलकाटा उस टाइम पे. सो द नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, जिन्होंने कहा है कि हिस्ट्री टेल्स अस दैट अ लेजेंड सेज कि इन्होंने अबाउट 146 लोगों को कैदी किया था इस फोर्ट विलियम में, जिनके कारण 123 ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन. इस इंसिडेंट को इतिहास में कहा जाता है एज ब्लैक होल ट्रेजेडी. सो अ नंबर ऑफ incidents also this Fort William has, and this is one such that we can talk about. Now अगर क्वेश्चन आता है पहला फोर्ट कौन सा है जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था, तो वो आंसर होगा फोर्ट मद्रास. तो यहाँ पे कुछ फोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फोर्ट मद्रास, ओके, द फोर्ट इज इन मद्रास बट द नेम ऑफ द फोर्ट इज फोर्ट जॉर्ज. ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज. तो ये है नाम उस फोर्ट का जहां पे मद्रास में है, और ये फर्स्ट फोर्ट है किसने एस्टैब्लिश किया था, बाय द ब्रिटिशर्स. बट अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट फोर्ट दैट इज एस्टैब्लिश बाय द पोर्चुगीज और बाय द यूरोपियंस. ओके, तो यूरोपियंस में हमको पता है दैट द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वंस टू कम टू इंडिया. तो यूरोपियंस में भी पोर्चुगीज ने इनको एस्टैब्लिश किया था. उस फोर्ट का नाम क्या है, फोर्ट इमैनुअल. So this is the first fort by the Europeans, and if which Europeans? Portuguese. Britishers का fort specifically पूछा, then it is Saint George. Okay, जो fort Emmanuel है, it's basically in Kochi. Okay, उस time पे Cochin. Right, so this is some names you can remember. Apart from that, these are some important forts. और अभी जो name change हुआ है किस fort का हुआ है, Fort William, which is in Kolkata, and the name is now Vijay Durg. So this is some important aspects that we have seen. Let's see the next article then. The next article is with regard to a scheme. इस scheme का नाम क्या है? Scheme का नाम है PM Internship Scheme. So let's understand about this PM internship scheme, and ये न्यूज किसके बारे में है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये समझते हैं. So if you talk about PM internship scheme, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है. So इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्लियर? Now coming back to understanding about this PM internship scheme जो है, ये किसको internship प्रोवाइड करती है? ये internship प्रोवाइड करती है to the youth of the country. ठीक है, ये यूथ को प्रोवाइड करती है बिकॉज क्या होता है, देयर इज अ गैप as soon as the students are graduated, they don't have knowledge. वो freshers होते हैं, so इनको नौकरी मिलना बहुत difficult होता है. So this is giving an exposure of the markets, of the companies, of the real world. इसीलिए ये internships play a very important role in the experience. So इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्टार्ट किया है, ऐसा प्रोग्राम. ये 5 years के लिए होगा और हमारा टारगेट यही है कि about 1 crore of the youth should get benefits out of this. क्लियर? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं एंड यहाँ पे 8,000 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है पीएम इंटर्नशिप स्कीम इन 4 महीने में. तो ये जो स्कीम है काफी रिसेंटली आया है, 2024 का ही स्कीम है एंड दिस इज मेनली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मेक देम रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड. दिस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ऐसे 500 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी और यहाँ पे इनको इंटर्नशिप दिया जाएगा द यूथ ऑफ द कंट्री. कितना उनका स्टाइपेंड होगा, इनको 5,000 मिलेगा, राइट? एंड फर्दर देन दैट देयर इज आल्सो अ वन टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 जो इनको मिलेगा. सो स्टाइपेंड भी मिलेगा, यहाँ पे मुफ्त के लिए काम नहीं किया जाएगा. सो एक्सपीरियंस एंड सम फाइनेंशियल एड दैट द दीस यूथ गेट.
अगर हम देखें ये जो यूथ है, ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी दिया गया है, सो द फोकस हियर इज मेनली ऑन द यूथ, बट देयर आर सम क्राइटेरियाज कि यानी कि आपको एज क्राइटेरिया भी है, जैसे कि 21 to 24 इयर्स के लिए। सो दीज आर लाइक द फ्रेशर्स जो बस कॉलेज ग्रेजुएट्स होके बाहर आए हैं। सो 21-24 इयर्स के बीच में यू कैन गेट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप IIT से हैं, IIM से हैं, तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप यहाँ से हो तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज यू स्टैंड अ चांस टू गेट अ बेटर जॉब ऑफर बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट, दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको मिल नहीं सकता इंटर्नशिप अगर आप ऐसे बड़े कॉलेजेस से आते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब्स है, then also you cannot get a chance to be, because you already are privileged enough to get a job, right? आपके पास उतनी reach है, capability है। These are mainly for those that are very difficult to find a job. फर्दर, अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ऊपर है, अगेन यू विल नॉट गेट अ जॉब इन दिस। सो दिस इज ओनली फॉर द रियली यू कैन से द पुअर, ओके, द इकोनॉमिकल एज वेल एज। अगर हम देखें, दिस इज ऑल्सो कंसिडरिंग जहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिल नहीं रही है। सो दिस इज गिविंग अ विंडो, दिस इज गिविंग अ डोर टू स्टेप एंड टू इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज टू गेट एक्सपीरियंस इन ऑल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिस हैज बीन द नोडल मिनिस्ट्री इन द फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी हम देखते हैं कैसे कंपनीज यहाँ पे अलाउ करती हैं ऐसे गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट TM इंटर्नशिप स्कीम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट आर्टिकल भी एक स्कीम है, तो इस स्कीम के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। ये स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम, ओके, प्रसाद स्कीम है, और इस स्कीम का फुल नेम है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये 2014-15 में आया था ये स्कीम, ओके। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। So what is the major aim of the scheme? In fact, पहले इसका नाम प्रसाद नहीं, पहले इसका नाम प्रसाद हुआ करता था, फिर लेटर नेम चेंज हुआ 2017 में एज प्रसाद। द रीजन बीइंग, पहले सिर्फ फोकस था विद रिगार्ड टू रिलीजियस प्लेसेस पे, कि हम ये जो रिलीजियस प्लेसेस है, टेम्पल्स हैं, राइट, गुरुद्वारास हैं, लाइक ऑल ऑफ दीज रीजन्स को हम डेवलप करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। सो दिस वाज द मेजर फोकस विद रिगार्ड टू दैट। लेकिन इस स्कीम का जो रीच है, इसको वाइडन किया गया था, ताकि नॉट ओनली शुड वी फोकस ऑन टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस, बट ऑल्सो हेरिटेज साइट्स, राइट, हेरिटेज को भी हम इसको ऑगमेंट करें। तो पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज, बोथ आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लुक एट व्हेन वी आर गोइंग टू गिव एन बूस्ट अबाउट दिस स्कीम। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, प्रसाद स्कीम जो है, इट इज मेनली टू अपलिफ्ट और टू इंश्योर दैट वी हैव द पिलग्रिमेज साइट्स, द हेरिटेज साइट्स, इसको हम कंजर्व करें, प्रमोट करें, जिसके कारण कनेक्टिविटी ऑल्सो बढ़ाए। एंड व्हाट विल दिस लीड टू? दिस विल लीड टू मोर टूरिज्म, राइट, दिस विल हेल्प इन इकोनॉमी। जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी में ऑफकोर्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज है, इसको भी ये बेनिफिट कर सकता है, राइट, विद रिगार्ड टू देयर ट्रेडिंग एंड द अपकीप। इसको ये जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि यार कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, रोड्स अच्छे होने चाहिए, तो ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है, राइट। सो ये सिग्निफिकेंटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर जहाँ पे वो सेक्रेड प्लेस है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रसाद स्कीम। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज ये है कि यहाँ पे जो SOPs है, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, होना चाहिए फॉर द प्रॉपर कंप्लीशन। ऐसे अभी प्रॉपर टारगेट्स और सब नहीं दिया है, क्लियरेंस नहीं दिया अप्रूवल्स के लिए, तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कैसे आपको अप्रूवल्स मिल सकते हैं, ओके, कब तक ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होना चाहिए। सो देयर शुड बी प्रॉपर टारगेट्स
तो इस टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम देखते हैं जो पैनल है, हाउस के पैनल, पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे होते हैं, ये बताता है कि कंप्लीशन का क्या गोल है आपका। तो इसीलिए इस गोल मतलब गोल को प्रॉपर अलाइन करने के लिए, प्रॉपरली सेट करने के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट फोकस कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। क्लियर? तो ये जो है अराउंड 25 स्टेट्स इन इंडिया में ये काम कर रहा है। इट इज सेड दैट अराउंड 45 कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें सिर्फ 21 सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो और भी कंप्लीट करना बाकी है और अभी तक तो 10 साल पूरे हो गए हैं। सो दैट इज व्हाई द फोकस इज कि जल्दी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करो ताकि ये जो बेनिफिट्स हैं अचीव कर पाए। सो दैट्स ऑल विद रिगार्ड टू प्रसाद स्कीम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है मैंने कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था एंड दिस इज विद रिगार्ड टू राजस्थान में एक बिल दिया गया है एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट आई नो सम ऑफ यू पहली बार आते हैं या कुछ दिन करते हैं कुछ दिन नहीं करते। सो अगेन सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, हर दिन करो नहीं तो मिस करोगे ऐसे आर्टिकल्स। सो दिस इज ओनली फॉर द वंस ऑफ कोर्स दैट हैव मिस्ड माय प्रीवियस आर्टिकल्स। इट्स कम इन द इंडियन एक्सप्रेस टुडे अगेन। तो एक बार जल्दी से देखते हैं व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, बट फ्रॉम नाउ ऑन प्लीज एंश्योर कि आप इसको हर दिन अच्छे से कर रहे हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस राजस्थान का बिल व्हिच इज अगेंस्ट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। सो हमने देखा था कि जो रिलीजियस राइट टू रिलीजन है ये हमारे संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, जहां पे हर व्यक्ति, हर सिटीजन को यहाँ पे राइट है, अधिकार है कि हाँ आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट किसी को फोर्स करना कन्वर्ट करने के लिए आपके रिलीजन की ओर ये अलाउड नहीं है। सो फोर्सफुल कन्वर्जन्स या unlawful conversions are not permitted in the Constitution of India. आप किसी को आपका रिलीजन थोप नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, सेइंग कि मैं आपको जॉब्स दूंगा, शादी करूंगा, ओके, या आपको मैं कुछ पैसे दूंगा, लाइफस्टाइल दूंगा, नहीं। यू कैन नॉट फोर्स समबडी बेस्ड ऑन दैट। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट चीजें बता के यू कैन नॉट फोर्स। सो इसको इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स इन इंडिया हैव एंटी कन्वर्जन लॉज। पहला जो स्टेट था जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ किया इसका नाम है ओडिशा। Okay, इसके बाद there were around 11 states that have passed this particular anti-conversion laws in their respective states. और राजस्थान अगर ये पास करता है, this will be the 12th state to do so. So this has tabled this particular law which is known as Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion Rajasthan Bill, and ये expect होने जा रहा है to be passed in regard to this. Now coming to this, यहाँ पे अगर आपने कन्वर्ट किया then आपके जो सजा है इट कुड बी फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे लिखा गया है कि 15,000 का फाइन हो सकता है, राइट, 25,000 हो सकता है अगर विमेन या SC ST कम्युनिटी या माइनर को आपने कन्वर्ट किया, राइट। अगर आपने मास कन्वर्ट किया तो 50,000 का फाइन हो सकता है। और जेल टर्म्स भी दिए गए हैं 1 से 2 साल, 3 से 10 साल, 10 साल से ज्यादा। ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन द बिल। क्लियर? इसके अलावा अगर आप अक्यूज्ड हो कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं, नाउ दिस प्रूफ दिखाना कि मैंने कन्वर्ट नहीं किया किसी को, दिस इज बेसिकली लाइज ऑन द वन हु हैज कॉज्ड इट। तो हु हैज कन्वर्टेड उसको प्रूफ करना है कि मैंने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। सो द अगेन onus lies on the one who has converted. It's a non-bailable offense. And अगर मान लो कि किसी को कन्वर्ट करना ही है, okay, we have a right to religion. I can choose my religion that I want to. So if at all I want to choose my own religion, यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना भी है, if you want to convert your religion, then you have to give an application. ओके, आपको ये जो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एटलीस्ट बिफोर 2 months, यानी 60 डेज के पहले आपको ये प्ली रखनी है कि मुझे कन्वर्ट करना है लॉफुली। सो दिस इज व्हाट द बिल टॉक्स अबाउट विद रिगार्ड टू वॉलंटरी अगर किसी को कन्वर्ट करना है, एंड व्हाट अबाउट दिस बिल, दैट इज देयर, वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस आर्टिकल। तो आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, एंड दिस इज अनदर आर्टिकल वेयर वी सी अबाउट क्लाइमेट चेंज। सो अभी क्या हो रहा है, वी अंडरस्टैंड अबाउट COP
ये आपने सुना है पहले, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। तो ऐसे कॉप 15, 20, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को हम के इफेक्ट्स को हम केटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए वी हैव सम मीटिंग्स। इस मीटिंग्स को हम कॉप बोलते हैं, और ये मीटिंग्स जो है हर साल होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। जैसे कि कॉप जो रिसेंट हुआ था, कॉप 29 कहते हैं इसको। कॉप 29 कहाँ पे हुआ था? 2024 का जो कॉप था, इट हैपेंड इन बाकू। बाकू इज वेयर? अजरबैजान। क्लियर? अभी जो कॉप 30 होगा ये कहाँ पे होगा? दैट मीन्स इस साल 2025 में ये कॉप होगा ब्राजील में। क्लियर? सो दिस इज विद रिगार्ड टू 2025 का जो कॉप है, इट विल हैपन इन ब्राजील। एंड जो स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, इनको प्लेजेस देने होते हैं कि उनको बोलना, वो दे हैव टू बेसिकली टेल दैट व्हाट आर आवर टारगेट्स, ओके, कि हम क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे। उनको बोलते हैं प्लेजेस, और दे आर कॉल्ड एज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। करेक्ट? तो जो 2030 का हमारा जो टारगेट था, ये जो टारगेट अचीव करने के लिए सब कंट्रीज ने कुछ प्लेजेस रखे थे कि हम ये चीजें करेंगे, तो वो 2020 में देना पड़ा। अभी जो नेक्स्ट टारगेट है ये 2035 सेट किया है, और ये टारगेट अचीव करने के लिए हमको हमारे प्लेजेस को ऑल्टर करना चाहिए, राइट? सो इसको हम 2025 में हम अपना प्लेजेस सबमिट करेंगे कि हम कितना रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करेंगे, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे। ये जो प्लेजेस हैं जो गवर्नमेंट्स चाहते हैं करेंगे, वो जो है उनको सबमिट करना होता है ये अथॉरिटी को। कौन से अथॉरिटी को? जो UNFCCC है, पेरिस अग्रीमेंट के दौरान वी हैव टू सबमिट दिस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, Feb 10 का एक डेडलाइन रखा था कि सब कंट्रीज यहाँ पे अपने अपने प्लेजेस पुट फॉरवर्ड करेंगे। क्या इंडिया अपना प्लेज रेडी रखा है? द आंसर इज नो। इट इज सेड कि हमारा जो डेडलाइन है 10 फरवरी का जो डेडलाइन दिया गया था सब कंट्रीज को, हम मोस्टली इसको स्किप करेंगे, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। एंड इट इज सेड कि बिफोर 2025 जो ब्राजील में सेशन होगा उसके पहले तो हम दे देंगे, बट अभी हम ये टारगेट जो है हम ये नहीं देंगे। नाउ इट इज ऑल्सो सेड कि इंडिया सोच रहा है कि कॉप 33, ओके, जो 30 ब्राजील होगा, 33 में कॉप इंडिया होस्ट करना चाहता है, जो 2028 में होगा, बिकॉज हर साल होता है। तो 2028 में वी विल बी प्लानिंग टू होस्ट द कॉप 33, जहां पे हम लीडरशिप रोल प्ले करेंगे विद रिगार्ड टू गेटिंग द कंट्रीज अलाइंड विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज विद रिगार्ड टू व्हाट इज द सिनेरियो विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज। एंड इट इज सेड कि जो इंडिया है इट हैज बीन अपसेट विद रिगार्ड टू द रीसेंट हैपनिंग्स इन क्लाइमेट चेंज। जैसे यूएसए चला गया है पेरिस अग्रीमेंट से, राइट? इट हैज पुट फॉरवर्ड कि हम पेरिस अग्रीमेंट को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने बहुत ही कम फंडिंग दिया है इस पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स। इट इज सेड दे ओनली गिव $300 बिलियन, जहां पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी $3 ट्रिलियन की। सो यहाँ पे फंडिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज दे रही है, जिन्होंने एक्चुअल में बहुत क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट किया है, वो ही कम फंडिंग दे रहे हैं। सो इंडिया हैज नॉट बीन वेरी हैप्पी, इट हैज बीन डिससैटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। दैट डज नॉट मीन वी आर लीविंग इट, वी आर नॉट एग्जिटिंग इट, बट हम भी जो हमारे कर्तव्य है, pledges है, all of that also we are taking it very lightly, we are delaying it, okay, with regard to what is happening in this particular body. तो ये पूरा आर्टिकल था विद रिगार्ड टू पेरिस अग्रीमेंट एंड इंडियाज क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, जो हम डेडलाइन के बाद सबमिट करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल देन। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू नेविगेशन सैटेलाइट, ओके, और अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज NAVIC। तो हमको पता है रिसेंटली 100th इसरो का लॉन्च था। इस 100th इसरो के लॉन्च ने क्या हमने दिया था ऊपर? NVS, दैट इज नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02, but it is said unfortunately there was a partial failure because एक जो इंजन है
ये फायर ही नहीं हुआ, एंड दैट लेड टू यू कैन से अ पार्शियल फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर नाविक सैटेलाइट। तो अभी हम और एक लॉन्च करेंगे, सेकेंड जनरेशन और एक सैटेलाइट हम देंगे। सो ऐसी चीजें होती है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, देयर वर सम फ्लॉज दैट रियली अकर्ड, some discrepancies that occurred. However, जो नाविक सैटेलाइट है ये इसके बारे में कहता है with regard to the working, with regard to the project. Again, I have done this in my previous class. Okay, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, please watch the MIT on ISRO's 100th launch. ये जो पूरा आर्टिकल है मैंने ये कवर किया है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मेंशन किया कि उस लॉन्च में थोड़ा पार्शियल फेलियर था, एंड दैट इज लाइक द करंट अफेयर्स डेटा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से नेविगेशन सैटेलाइट्स है दूसरे कंट्रीज के, व्हाट इज सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट इसरो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नाविक कब आया था, ये सब आप उस पर्टिकुलर वीडियो में देखोगे। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो विच इज कॉल्ड एज इसरोज 100th लॉन्च। इट्स अ वीकली MIT जो हमने अपलोड किया है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल देन। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू ट्रम्प्स प्लान टू ओन गाजा। सो हियर वी सी दैट ये जो ट्रम्प है ये कुछ कहते रहते हैं, स्टेटमेंट है, देयर वाज नॉट अ सिंगल डे दैट वी हैव नॉट understood or learnt about USA. The reason being जो है कि ये जो ट्रम्प है ये स्टेटमेंट्स ऐसे कहते रहते हैं, ओके, और ये न्यूज़ बनती है और जिसके कारण आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो गाजा को ओन करेंगे, टेक ओवर करेंगे, एंड जो पैलेस्टीनियंस है दे शुड गो टू जॉर्डन एंड इजिप्ट। और जॉर्डन एंड इजिप्ट इज नॉट हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज जॉर्डन एंड इजिप्ट कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज होंगी, पॉलिटिकल इश्यूज होंगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन विद रिगार्ड टू द वेस्ट एशिया रीजन। नाउ कमिंग बैक टू वेयर इज गाजा, गाजा के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जो गाजा है दिस हैज बीन इन द रीजन दैट इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद इजराइल एज वेल एज इजिप्ट। तो ये दो रीजन्स को कनेक्ट यहाँ पे शेयर करता है अपना बॉर्डर, इजराइल एंड इजिप्ट। ये गाजा स्ट्रिप की अगर हिस्ट्री की बात करें कि कैसे ये बना, इसके लिए यू नीड टू नो अ लिटिल ऑफ हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 1967। क्लियर? 1967 की अगर हम बात करें, यहाँ पे वी सी दैट इट वाज अ 6-year वॉर दैट स्टार्टेड। क्लियर? तो ये 6-year वॉर जो है इट वाज बिटवीन टू नेशंस, द अरब वर्ल्ड, तो अरब के कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन एंड ऑल, एंड इजराइल। ओके, यहाँ पे इजराइल जीता, डोमिनेट किया इन्होंने बहुत सारे अरब रीजन्स में, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला, ओके, वी हैव गोलन हाइट्स, गाजा, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वेस्ट बैंक। तो ऐसे सब रीजन्स ने किसने डोमिनेट किया? इजराइल ने डोमिनेट किया। सो यू कैन सी दीज रीजन्स, राइट? सो of course Israel was winning a stronghold in these regions. Then comes the year 1993. 1993 में एक ऑस्लो अग्रीमेंट या ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है, ओके, जिनके कारण अभी पैलेस्टीन रीजन गेट्स अ होल्ड, पैलेस्टीनियंस जो है दे गेट अ होल्ड ऑफ द गाजा स्ट्रिप, Palestinians get a hold of the Gaza Strip। तो यहाँ पे इनका अथॉरिटी होता है गाजा स्ट्रिप ने, एंड इसराइल जो है ये पुल आउट होती है, दे कम आउट ऑफ द गाजा स्ट्रिप। फर्दर इन 2005, ओके, 2005 की अगर हम बात करें, यहाँ पे द इजराइल complete takeover, like complete gets out of this particular region post Oslo की अगर हम बात करें। यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं 2006 में, and this region of 2005 to 2007 यहाँ पे इजराइल ब्लॉकेड्स लगाती है, यानी कि इट्स नॉट अलाउइंग द स्मूथ मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स बिटवीन गाजा एंड इजराइल। तो बेसिकली ब्लॉकेड्स फ्रॉम होम, ब्लॉकेड्स फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल यहाँ पे अंदर तो है नहीं, इट्स कम आउट ऑफ दिस, देयर इज नो मिलिट्री प्रेजेंस, बट इट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल टुवर्ड्स दिस गाजा स्ट्रिप। नाउ 2007 के बाद अगर हम देखें, देयर इज द हमास that takes over the government in this particular region।
तो ये पावर में आती है गाजा में, हमास पावर में आती है, एंड नाउ देयर इज permanent blockade by whom? By Israel, because they don't want Hamas to take over this. करेक्ट. तो इजराइल यहाँ पे पूरा यहाँ पे ब्लॉकेड लगाती है, एंड देन वी नो इन द रीसेंट टाइम्स द रिलेशंस बिटवीन हमास इन द गाजा स्ट्रिप एंड बिटवीन इजराइल गवर्नमेंट. एंड अक्टूबर में वी सीन द फायरिंग्स दैट हैपेंड. और अगर हम अभी की बात करें 2025 में यहाँ पे सीज फायर हुआ है. सीज फायर किसके बीच में? हमास और इजराइल के बीच में. तो यहाँ पे फायरिंग्स जो है ये हॉल्ट की गई है. यहाँ पे मीडिएटर्स हुए, यूएसए, इजिप्ट एंड कतर. ये हमने देखा है पास्ट जनवरी के आर्टिकल्स में ही देखा है हमने कि अभी सिनेरियो यही है, एंड दैट हैज बीन द करंट स्टैंड ऑफ गाजा, जहां पे सीज फायर में लिखा है कि 3 लेवल्स में होगा, जहां पे हॉस्टेजेस का आदान प्रदान होगा. ओके, इजराइल के जो कैदी हैं दैट विल गो टू इजराइल, एंड द प्रिजनर्स दैट आर और मिलिटेंट्स दैट आर देयर इन इजराइल विल कम टू गाजा. तो ये सब इस अग्रीमेंट में कहा है. एंड द थर्ड लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान ये कहता है कि गाजा में डेवलपमेंट होगा, रिस्ट्रक्चर होगा. सो इन दैट सिनेरियो वी आर सीइंग ट्रम्प मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू अगेन ट्रम्प ने अभी कहा है कि स्पोर्ट्स में हम ट्रांसजेंडर्स को अलाउ नहीं करेंगे. इट इज बारिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स. और ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि he's saying that he wants to prevent people जो biologically assigned थे as male, birth से वो male है, और जो female जैसे participate करना चाहते हैं as females because considering themselves as transgenders, तो इसको हमको ban करना है. And this is mainly the same day जहाँ पे National Girls and Women in Sports Day. ओके, इसी दिन ये ऑर्डर दिया गया था, यानी कल के दिन was National Girls and Women in Sports Day. So this is where he gave the order कि we are barring transgender. इनफैक्ट जब ये प्रेसिडेंट बने थे उसी टाइम पे इन्होंने पहले दिन ही बताया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट में we see that the sex that is defined will only be male or female, right? तो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2 जेंडर्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, that is only male or female. So basically you can see that he is against the transgender community, and of course there has been a backlash कि बहुत सारे states जो है इन्होंने oppose किया है, challenge किया है इस नए रूल को. यहाँ पे transgenders को भी equal rights मिलने चाहिए is what the other opposition is saying. तो ये था पूरा article with regard to Trump and his new rules with regard to transgenders. जो अगला आर्टिकल है, एंड होपफुली दिस इज द लास्ट आर्टिकल दैट वी आर डिस्कसिंग, दिस इज विद रिगार्ड टू after US, Argentina withdraws from the WHO. Okay, so we've seen in the recent times Trump ने वापस से ऑर्डर दिया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर निकलेंगे, एंड इसके तुरंत बाद उनके फ्रेंड, ओके, सो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए. सो यहाँ पे इन्होंने बताया है दैट्स हावियर मिले इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, जिन्होंने अभी अगेन ऑर्डर पास किया है टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड. है ना, पैंडेमिक के टाइम पे कितना इन्होंने काम किया है विद रिगार्ड टू गिविंग एडवाइजरीज, पॉलिसीज. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अर्जेंटीना कहता है कि वो लीव एग्जिट करना चाहता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस दैट इट हैज. इट इज विद रिगार्ड टू कि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो फंडिंग है उनकी जा रही है. So all of these are the reasons that they have stated for exiting it. Now how will this affect India? India affect होगी of course, and the other countries will also hold, because जो WHO में funding आता है, ऐसे countries जो जैसे कि अर्जेंटीना, US, they bring about some funding to the table. तो अगर ये funding ना हो, of course it's going to impact healthcare programs and policies all over the world. So this has major implications. So अगर question आता है which is the recent country to give an order to exit the WHO, it is Argentina. Clear? So this is with regard to the articles of the day. बहुत सारे interesting articles आज हमने देखे. Don't forget to watch the next video, where in the next video I'm going to be discussing 20 GK questions based on today's current affairs. Thank you so much for watching.